सभी विद्यार्थियों का मैं आशीष पाठक नेशनल इंटर कॉलेज तहसील फतेहपुर बाराबंकी से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सीखने और सिखाने की ये अनवरत परंपरा तकनीक के माध्यम से आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छे से चल रही है और निश्चित रूप से आज भौतिक विज्ञान की ये जो कक्षा आपके साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें एक बार फिर से हम लोग बहुत आनंद के साथ और बहुत मन के साथ पूरी तन्मयता से आज के विषय को सीखेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने इसके पूर्व जब भौतिक विज्ञान की कक्षाएं आपसे चर्चा में साझा की तो उसमें हमने अभी तक 2 अध्याय पढ़े। पहला वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा जो हमारा अध्याय था वो स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। निश्चित रूप से इन दोनों अध्यायों में हम लोगों ने स्थिर विद्युतिकी के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया। आज हम लोग तृतीय अध्याय की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन तृतीय अध्याय पर अग्रसर होने के पूर्व मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो पिछले 2 अध्यायों में चर्चा की है, विशेष रूप से मैं प्रथम अध्याय की अगर बात करना चाहूं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो उसमें हमने आवेश की अवधारणा को समझा, फिर कूलाम के नियम के जरिए 2 आवेशों के मध्य बल को समझा, विद्युत क्षेत्र को जाना और फिर विद्युत क्षेत्र में तमाम से ऐसे हमारे जो और प्रक्रम थे उनको जाना, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में हो तो उसके कारण किस तरीके की स्थितियां आती हैं, उनसे हम परिचित हुए। निश्चित रूप से हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में भी जाना, लेकिन इन सब के साथ एक बात तय थी कि हमारे प्रथम अध्याय में चाहे कूलाम का नियम हमने लिया हो, चाहे अन्य प्रकरणों को लिया हो, हमारे वो आवेश स्थिर थे। क्योंकि कूलाम के नियम पर भी अगर आप अपना ध्यान ले जाएं तो वो नियम ही 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए प्रतिपादित किया गया। अब जब हम तृतीय अध्याय पर आते हैं जिसका विवरण है, जिसका शीर्षक है विद्युत धारा, तो यहां इस अध्याय में हम लोग आवेश को गतिमान करेंगे और गतिमान आवेश विद्युत धारा को जन्म देगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज हमको किन किन शीर्षकों पर इस कक्षा में चर्चा करनी है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो आज शीर्षक मैं आपके साथ इस कक्षा में चर्चा करने वाला हूं वो इस पाठ का ही शीर्षक है विद्युत धारा। आप देख सकते हैं विद्युत धारा प्रथम शीर्षक है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, और जो दूसरा शीर्षक मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है चालक में विद्युत धारा, और उसी के साथ तृतीय शीर्षक मैं उसके आगे जो आपसे चर्चा करूंगा उसको आपने पहले भी पूर्व कक्षाओं में भी उसका नाम सुना है। बिल्कुल आप सही अंदाजा लगा रहे हैं, ओम का नियम। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस शीर्षक को भी हम जानेंगे, समझेंगे विधिवत तरीके से आज, और उसी से जुड़ी हुई 2 और हमारे मुख्य परिभाषाएं, 2 अवधारणाएं, एक धारा घनत्व की और एक चालकता की। ये इतनी चीजों की चर्चा आज हम सब इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले शीर्षक की ओर जो है विद्युत धारा। तो आइए हम शुरू करते हैं विद्युत धारा के बारे में चर्चा करने को। विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे कहा कि गतिमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। प्रकृति में हमने इस प्रकार की विद्युत धारा का अनुभव किया होगा और उसका एक उदाहरण है वो घटना जिसको हम तड़ित के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लाइटनिंग कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से हमको एक रोशनी दिखाई देती है और जिसको सामान्य भाषा में बिजली गिरना कहते हैं। तो ये जो तड़ित की घटना है, इस तड़ित की घटना में आवेश क्या होता है, बादलों से वायुमंडल के थ्रू होकर पृथ्वी तक आता है और कभी कभी इसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। लेकिन इस घटना में आवेश का प्रवाह स्थायी नहीं होता है। लेकिन अगर हम कुछ और घटनाओं की बात करें, कुछ और चर्चा करके हम आपसे बात करें, जैसे कि टॉर्च की बात करें, जैसे कि हम आपसे बात करें
सेल से चलने वाली घड़ियों की, तो उनमें आवेश का प्रवाह उसी प्रकार से होता है जैसे नदियों में जल प्रवाहित होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्थायी और अपरिवर्ती धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मानते हैं, कल्पना करते हैं कि आवेश प्रवाह के लंबवत एक लघु क्षेत्रफल रखा हुआ है और इस लघु क्षेत्रफल ये आवेश प्रवाह के लंबवत है और इस लघु क्षेत्रफल से समय अंतराल स्मॉल टी में प्रवाहित होने वाला नेट अग्रगामी आवेश, यहां ध्यान देंगे मैंने कहा है नेट अग्रगामी धन आवेश, बल्कि इसको कहें नेट अग्रगामी धन आवेश। इसका क्या तात्पर्य है नेट अग्रगामी धन आवेश? इसका अर्थ यह है कि धन आवेश इधर भी अग्रगामी भी होंगे, इधर पीछे की ओर भी जा रहे होंगे, बैकवर्ड भी मूव कर रहे होंगे। इनका जो नेट अग्रगामी धनावेश है वो क्या हो? वो प्लस क्यू हो। और इसी प्रकार से इसी क्षेत्र से गुजरने वाला अग्रगामी नेट ऋणावेश माइनस क्यू हो। तो हमारे पास इस क्षेत्रफल, इस लघु क्षेत्रफल से स्मॉल टी समय में प्रवाहित होने वाला नेट आवेश क्यू क्या होगा? आप सब बता देंगे, वेरी गुड। क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस, ये हमारा क्यू क्या होगा? यह इस लघु क्षेत्रफल से स्मॉल टी समय में अग्रगामी दिशा में प्रवाहित होने वाला नेट आवेश होगा। स्थायी धारा के लिए यह समय अंतराल स्मॉल टी के अनुक्रमानुपाती होगा। और अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो q बाई टी यहां पर होगा, हम अगर इसको जो q बाई टी को यहां परिभाषित करें, वो होगी विद्युत धारा। ये हमारे पास इनका भागफल q और t का q अपॉन टी विद्युत धारा I से परिभाषित किया जाएगा। अब आप देखें यहां पर, अगर ये संख्या ऋणात्मक आ जाए जो हमने यहां प्राप्त की है, अगर ये ऋणात्मक आ जाए तो इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि विद्युत धारा पश्च दिशा में प्रवाहित हो रही है। और आपको बताएं, इस प्रकार से तो हमने यहां पर विद्युत धारा को परिभाषित कर दिया, लेकिन हमेशा विद्युत धाराएं अपरिवर्ती नहीं होती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम विद्युत धारा को अधिक व्यापक रूप में समझें। तो अधिक व्यापक रूप में हम विद्युत धारा को किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके लिए आइए फिर चर्चा करते हैं। इसके लिए हम चर्चा करते हैं कि मान लीजिए कि समयांतराल t तथा t प्लस डेल्टा टी के मध्य, तो इसके मध्य कितना समयांतराल होगा? डेल्टा टी। इस समयांतराल में किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला नेट आवेश कितना? डेल्टा क्यू। आप ध्यान देंगे t तथा t प्लस डेल्टा टी समयांतराल के मध्य जो समयों के मध्य जो समयांतराल है डेल्टा टी, उससे प्रवाहित होने वाला ये डेल्टा क्यू आवेश है जो किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित होता है, नेट आवेश। तो हम विद्युत धारा को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? स्मॉल टी समय पर प्रवाहित विद्युत धारा आई टी बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहां ध्यान देंगे, ये जो मैंने लिखा है इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने डेल्टा टी को बहुत अल्प लिया है। इसी वजह से उस विशेष क्षण पर, वो क्षण इतना अल्प है, उस तात्कालिक समय पर हम उस अल्प समय अंतराल में डेल्टा टी जब बहुत सूक्ष्म है, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का जो भागफल है वो परिभाषित करता है स्मॉल टी समय पर विद्युत धारा को। इस प्रकार से हमने समय की सीमा को शून्य लेते हुए परिभाषित किया विद्युत धारा को। यह व्यापक अर्थों में विद्युत धारा को परिभाषित करना है। एक और बात, जब हमने विद्युत धारा की बात की विद्यार्थियों, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। आप सबको पता होगा एम्पियर है इसका एसआई मात्रक। इसका जो विमीय संकेत है वो कैपिटल ए से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एम्पियर है, इसको परिभाषित करने के लिए हम आगे के अध्याय में जब हम चुंबकत्व की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर इसके जरिए जानेंगे। लेकिन एक चीज आपको यहां पर और जान लेना है कि जो हमारे पास ये विद्युत धारा है, कभी कभी मन में एक संदेह आता है और हो सकता है आपके मन में भी आ रहा हो कि विद्युत धारा हमेशा हम बताते हैं इस दिशा में जा रही है, अभी उसकी बात करेंगे और इसमें परिमाण भी है, तो ये किस प्रकार की राशि है?
तो मन में संदेह निकाल दीजिएगा, ये बिल्कुल अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। भ्रम की स्थिति से मुक्त हो जाइएगा। क्यों है अदिश राशि? इसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट किए देता हूं यहां पर। क्योंकि ये सदिशों के योग के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करती है। समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? ये अदिश राशि है विद्युत धारा। एक चीज अब कुछ मैं आपको उदाहरणों के जरिए बताना चाहता हूं। जो हमारे घर में तमाम से डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, जिनको हम कहते हैं घर के जो धारित्र हैं, उनमें जो विद्युत धारा का कोट होती है, ऑर्डर होता है, वो लगभग 1 एम्पियर कोट का होता है। और अगर आप, जिसकी मैंने अभी पहले बात की थी तड़ित की, अगर आप तड़ित की बात करें तो तड़ित में जो विद्युत धारा का जो कोटि होती है वो हजारों एम्पियर की होती है। वो हजारों एम्पियर की कोटि होती है, बहुत तीव्र होता है। और अगर हम बात करें हमारी तंत्रिकाओं में प्रवाहित विद्युत धारा की, तो वो कुछ माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमारे कुछ माइक्रो एम्पियर कोटि की है, और घरेलू जो हमारे विद्युत उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं, उनमें 1 एम्पियर कोटि की होती है, और तड़ित में हजारों एम्पियर कोटि की होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विद्युत धारा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज के दूसरे शीर्षक, जो है चालक में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। अब हम आपसे एक बात कहेंगे, उसको आप निश्चित रूप से ध्यान से सुनिएगा। अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखें, या यूं कहें किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाए, तो क्या हो? बिल्कुल ठीक, आपने पहला अध्याय बहुत मन से पढ़ा, इसलिए आपने जवाब सही दिया कि अगर किसी Q आवेश पर अगर E वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाए, अगर E वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाए तो उस पर एक बल F लगेगा। निश्चित रूप से वो बल F का अनुभव करेगा, और अगर वह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वो गतिमान हो जाएगा। इस बल के कारण वो गतिमान हो जाएगा, और गतिमान होते ही आवेश के हमको विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब आप देखें, जैसे कि वायुमंडल का सबसे जो ऊपरी हमारा भाग है, जिसे हम आयनमंडल कहते हैं, उसकी बात ही, उसकी तरीके ही प्रकृति में भी हमारे पास मुक्त आवेशित कण पाए जाते हैं। उसके बावजूद जो हमारे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं, वो धनावेशित नाभिक के साथ परिबद्ध होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब हमारे जो स्थूल पदार्थ हैं, जो हमारे स्थूल पदार्थ हैं, वो अनेक अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे कि अगर हम 1 ग्राम जल की बात करें तो उसमें लगभग 10 की घात 22 अणु होते हैं। 1 ग्राम जल में 10 की घात 22 अणु होते हैं, और इनमें जो हमारे पास अणु है ये इतने संकुलित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब केवल एक व्यक्तिगत नाभिक से ही नहीं जुड़ा रहता है। कुछ पदार्थों में इलेक्ट्रॉन अभी भी परिबद्ध होते हैं, अर्थात अगर हम उन पर वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो भी वो त्वरित नहीं हो सकते हैं। जबकि हमने यहाँ देखा है कि अगर किसी आवेश पर हम वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करते हैं तो गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो गतिमान हो जाता है बल के प्रभाव में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन चूंकि परिबद्ध है, इस कारण से वो त्वरित नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखें, कुछ दूसरे हम पदार्थों की चर्चा करते हैं, जिनकी चर्चा से हमको आज के विषय को आगे बढ़ाना है। कुछ दूसरे पदार्थ, विशेषकर धातुएं, अगर हम मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन स्थूल पदार्थ के भीतर वास्तविक रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे स्थूल पदार्थ के भीतर मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम सामान्यतः कंडक्टर या चालक कहते हैं। तो ये जो चालक हैं, इनमें अगर हम विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमको विद्युत धारा प्राप्त होती है, वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब हम किसी ठोस चालक पर विचार करें, सॉलिड हमारा कंडक्टर, उस पर विचार करें, तो वास्तव में इसमें परमाणु एक दूसरे के इतने निकट आबद्ध होते हैं, एक दूसरे से बहुत सन्निकट होते हैं, जिसके कारण से जो हमारा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वही विद्युत धारा को वहन करता है, वही विद्युत धारा को कैरी करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। हालांकि अन्य प्रकार के भी चालक हो सकते हैं,
जैसे कि विद्युत अपघटनी विलयन, जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। लेकिन हमारे ठोस चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का वहन करते हैं। और हम आज जो चर्चा करेंगे वो ठोस चालकों पर ही केंद्रित रखेंगे, जिसमें स्थिर जो हमारे धनायन हैं उनकी पृष्ठभूमि में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ऋणावेशित, वही विद्युत धारा का वहन करेंगे। तो आइए इसमें थोड़ा सा और आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसी स्थिति की आपसे चर्चा करेंगे, एक ऐसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, अर्थात चालक में कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी, जैसा अभी मैंने कहा, गति करने के लिए स्वतंत्र तो है, लेकिन वो तापीय गति होगी, वो थर्मल मोशन होगा उनका। तो जो तापीय गति करते हुए वो आप जो उनके पास जो संबद्ध आयन हैं, आबद्ध जो आयनों हैं, उनसे टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराएंगे आयन से टकराएंगे। अब टकराने के बाद क्या होगा? संघट्ट होगा। संघट्ट के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल अपरिवर्तित रहेगी, चाल नहीं बदलेगी। अब जब चाल नहीं बदलेगी, लेकिन आपको यह भी पता है कि इसकी दिशा पूरी तरीके से यादृच्छिक होगी या रैंडम होगी, अर्थात टकराने के बाद उनके गति की कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होगी, कोई अधिमानित दिशा नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद किस दिशा में जाएगा। तो जब ऐसा है, ऐसा हमने जब अंदर चल रहा होगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि किसी एक विशेष दिशा में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और जो उसकी विपरीत दिशा में गतिमान है इलेक्ट्रॉन, अगर हम इनको देखेंगे, इनकी संख्या लगभग बराबर होगी, जिसके कारण से कोई नेट धारा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं। किसी एक विशेष दिशा में आगे की ओर जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस पीछे की ओर आ रहे होंगे, तो हमारे पास वहां पर नेट आवेश शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हमको वहां पर कोई भी नेट धारा प्राप्त नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं उसके आगे की। अभी तो हमने कहा था कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो आइए अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। अब हम चित्र में भी देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी चालक के किसी टुकड़े पर कोई विद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त करते हैं, उसके जरिए देखें क्या हो सकता है। तो आप यहां देखेंगे कि एक 8 त्रिज्या का आपको दिखाई देगा, 8 त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब इस जो बेलनाकार चालक है, इसमें परावैद्युत पदार्थ की दो पतली वृत्ताकार जो हमारे पास डिस्क हैं, चकतियां जिनको हम कह सकते हैं, उनको लिया गया, जिनकी त्रिज्याएं इसी बेलन की त्रिज्या के बराबर है। और उन चकतियों में एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, इन हमारे पास, और ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश इन चकतियों पर समान रूप से वितरित है। इनको बेलन के दोनों चपटे पृष्ठों से जोड़ दिया जाता है, चित्र में आप देख सकते हैं। तब क्या होगा? एक तरफ हमने प्लस क्यू समान वितरित आवेश वाली चकती को जोड़ा है, दूसरी तरफ माइनस क्यू समान रूप से वितरित आवेश वाली चकती को जोड़ा है, जिससे कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस बेलनाकार जो हमारा चालक है, जिसकी दिशा क्या होगी? बिल्कुल सही आपने बताया, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसकी दिशा होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इसकी दिशा होगी। जो विद्युत क्षेत्र यहां पर हमको उत्पन्न हुआ प्राप्त होगा। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण, जो विद्युत क्षेत्र अब अंदर उत्पन्न हुआ है, जिसकी दिशा आप देख भी सकते हैं, कैपिटल ई आपको दिखाई गई है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लस क्यू की ओर त्वरित होंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो वो प्लस क्यू की ओर त्वरित होगा। इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन जो त्वरित होंगे वो आवेशों को उदासीन करने के लिए गति करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब तक हमको विद्युत धारा भी मिलती रहेगी, विद्युत धारा बनी रहेगी। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी सारे जो हमारे हैं आवेश उदासीन हो जाएंगे और हमको विद्युत धारा मिलना बंद हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी युक्तियों की कल्पना करें जिनसे हमको स्थायी रूप से आवेश मिलता रहे, तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि बेलन के सिरों पर हमको गतिमान इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो उदासीन किए गए आवेश हैं, उनको नए आवेशों से हम प्रतिस्थापित करते रहें, उनकी नए आवेशों से पूर्ति होती रहे। अगर ऐसी हम कुछ व्यवस्था कर पाएं, तो हमारे पास इस चालक में एक परमानेंट स्थायी विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमको एक धारा, विद्युत धारा मिलेगी, वो अल्पावधि की नहीं होगी, वो शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं होगी, बल्कि एक सतत विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो स्थायी विद्युत धारा या स्थायी विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए जो हमको युक्तियां हैं,
उनको हम क्या कहते हैं, उनको विद्युत सेल या बैटरियां कहते हैं, जो स्थायी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। विद्युत सेल या बैटरियां, इनसे हम स्थायी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और हमको स्थायी विद्युत धारा प्राप्त होती है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। अब फिलहाल हम इस चालक में विद्युत धारा के उपरांत अगले शीर्षक की ओर बढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है। तो आइए चलते हैं अगले शीर्षक की ओर। तो विद्यार्थियों, हम लोग ओम के नियम की चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके कथन से आपको परिचित कराते हैं कि यदि किसी चालक से होकर कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक के सिरों का विभवांतर कैपिटल वी हो, तो ओम का नियम यह कहता है कि जो ये वी है विभवांतर अनुक्रमानुपाती आई होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को इक्वलिटी में लाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं हमेशा की तरह, और वो कांस्टेंट यहां हमने आर लिया है, और इसी आर को जो ये हमारे पास समानुपातिक स्थिरांक है, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। इसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारे पास वस्तुतः जो संबंध ओम के नियम से हमको प्राप्त होता है वो V बराबर आई आर प्राप्त होता है, और ये आर क्या है, चालक का प्रतिरोध है। इसका मात्रक जो है ओम, क्योंकि ओम ने ही ये नियम प्रतिपादित करा था, उन्हीं के नाम पर ओम दिया जाता है। इसको इस संकेत से व्यक्त करते हैं। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप यहां से देखेंगे तो R बराबर V अपॉन आई आएगा। तो ये जो वोल्ट प्रति एम्पियर है, इसी को हमने ओम कहा है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ये हमारे पास क्या है, ये ओम का नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम सबको जानना है। अब आप देखें कि हम यहाँ पर कुछ चीजें और आपसे चर्चा कर लें कि चालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। प्रतिरोध तो हम जान गए आर होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी चालक की जो लंबाई होती है, आप चित्र में देख रहे हैं, एक एल लंबाई का और ए परिक्षेत्र क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक प्रदर्शित किया गया है। तो जो चालक की लंबाई होती है कैपिटल आर, जो कैपिटल चालक की लंबाई स्मॉल एल होती है, माफ कीजिएगा, वो प्रतिरोध आर के अनुक्रमानुपाती होती है, आर अनुक्रमानुपाती एल। अर्थात अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर हमारे पास जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती चालक का प्रतिरोध होता है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे आपको जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ए लंबाई का और पास एल लंबाई और ए परिक्षेत्र क्षेत्रफल का जो एक चालक दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, वैसा ही एक दूसरा चालक उसको जोड़ दें उसमें। आप देख सकते हैं दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास अब जो नया चालक होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 2L उसकी लंबाई हो जाएगी। और जब 2L उसकी लंबाई हो जाएगी तो वहां पर हमारे पास जो विद्युत धारा होगी वो हमारे पास I प्रवाहित हो रही है। अब धारा तो I ही प्रवाहित होती रहेगी। अब हमारे पास आप देखें उसका विभवांतर कितना हो जाएगा। जो पहला चालक है उसके सिरों का विभवांतर V है, उसके सिरों पर ये जो विभवांतर है। दूसरा हमने इसमें ऐसा जोड़ा है, उसका भी V होगा। तो कुल विभवांतर हमारे पास हो जाएगा V प्लस V, यानी कि 2V। तो अब हमने माना जो चालक का नया प्रतिरोध है वो R डैश है, तो R डैश बराबर यहां पर हो जाएगा 2V अपॉन I। तो यहां से आप देखें V अपॉन आई किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। इसका मतलब R डैश बराबर 2R। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ गया, इसलिए यहां पर R डैश बराबर 2R आने का अर्थ हो गया कि हमारे पास जो लंबाई के अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। दूसरी स्थिति जो आपको चित्र में नीचे तितली स्थिति के रूप में दिखाई दे रही है, जिसमें उस चालक को बीच से काटा गया है। तो परिक्षेत्र का क्षेत्रफल आधा हो गया, लंबाई उतनी ही है, तो ऐसे में हमारी विद्युत धारा आधा हो जाती है। हमारा विभवांतर तो वही रहेगा क्योंकि चालक वही, उसके सिरे वही हैं, लेकिन विद्युत धारा अब हो जाएगी I बटे 2। ऐसे में जो हमारे पास मान लिया प्रतिरोध R डबल डैश है, ये कितना हो जाएगा V अपॉन I बाई 2। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2V बाई I, 2V बाई I हम यहाँ कह सकते हैं। इसको जब हम लेंगे यहां से, तो यहां से आप फिर देखें R डबल डैश बराबर 2R यहां फिर आ जाएगा। इसका मतलब हमने जब आधा किया परिक्षेत्र का क्षेत्रफल तो भी हमारा प्रतिरोध दुगना हो गया। यहां पर हम कैपिटल I धारा लेंगे, यहां पर जहां भी हमने संकेत लिए वहां पर कैपिटल I धारा का संकेत है। तो यहां पर आप पुनः देख रहे हैं कि 2 गुना हो गया प्रतिरोध। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल A के। तो इन अगर दोनों संबंधों को हम मिलाएं, R अनुक्रमानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती 1/A, तो R अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा।
और इसके जरिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप एक बढ़िया सा यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को इक्वलिटी में जब हम बदलते हैं तो हमको मिलता है रो एल अपॉन ए। रो क्या है, जैसा हमेशा हम कहते आए हैं, ये भी एक समानुपातिक स्थिरांक है। इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, इसको चालक की प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये इसका जो मात्रक हो जाता है वो ओम मीटर होता है। अगर आप यहां से देखें तो रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल और इसका मात्रक ओम मीटर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, देखने से आपको लग सकता है कि रो ए और एल के ए के अनुक्रमानुपाती, एल के व्युत्क्रमानुपाती और आर के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब आपको जब हमने आर ये जान लिया तो V बराबर आई आर का जो हमारा संबंध था, जो हमको ओम के नियम से मिला था, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, V बराबर आई और आर की जगह रो एल अपॉन ए, इस तरीके से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि इसी जगह पर हम यहाँ पर जो I अपॉन ए है, सॉरी यहाँ पर I हम कैपिटल यूज कर रहे हैं हमेशा सिंबल्स, तो ये जो I अपॉन ए है इसको हम एक विशेष नाम देते हैं। ये जो I अपॉन ए है ये क्या है, धारा के अभिलंबवत, ध्यान दीजिएगा, धारा के अभिलंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। और ये I अपॉन ए यही है, जब धारा का प्रवाह अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत हो रहा है तो I अपॉन ए को धारा घनत्व कहते हैं और इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ये सदिश राशि, ये ध्यान देना होगा। कैसे है मैं अभी इसको आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास स्मॉल एल लंबाई का कोई चालक हो, उस पर कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाए, स्मॉल एल लंबाई के चालक पर कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाए, उसका परिमाण वैद्युत क्षेत्र का कैपिटल ई, तो हमारे पास उसके सिरों के बीच का विभवांतर होगा ई एल। V बराबर कितना होगा, ई एल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये जो समीकरण अभी हमने लिखा था V बराबर आई रो एल अपॉन ए, यहां से अगर आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई एल बराबर आई रो एल बाई ए। और आई अपॉन ए को हमने क्या कहा है स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा है आई अपॉन ए को हमने जे कहा है, तो ई एल बराबर हमारे पास आ जाएगा जे, ई एल बराबर आ जाएगा जे रो एल, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो ई बराबर हमारे पास आ गया जे रो, ये हमारे पास आ गया। इसको सदिश रूप में अगर हम लिखना चाहें तो सदिश ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर ये हमारे पास आ गया। यहाँ जो धारा घनत्व की दिशा होती है ये वास्तव में जो हमारा वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसी की दिशा में होती है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा सदिश जी होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास हो जाएगा जे वेक्टर ई बटे मॉड ई के बराबर, ये समतुल्य हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आप देखें कि ये जो हमारे पास ये जो संबंध आया है वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर जे और यहाँ पर रो आया है, इसको हम एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसको अगर आप व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर जो 1 अपॉन रो है इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसको हम चालकता कह देते हैं। तब अगर आप यहाँ पर उस तरीके का संबंध देखेंगे तो ई बाई रो इक्वल टू जे हो जाएगा। तो यहां से हमने कहा 1 अपॉन रो सिग्मा के बराबर होता है, छोटा सिग्मा, तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं सिग्मा ई इक्वल टू जे। ये भी एक समीकरण हमारे पास हो जाता है। यहां से थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। अब आज का ये जो कक्षा का जो नियमित क्रम है उसको विराम देने से पहले आपके लिए अभ्यास कार्य, आप घर पर अभ्यास करें। इसके लिए प्रश्न है आपके लिए, आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर V 220 वोल्ट हो और उस चालक से होकर जो धारा प्रवाहित हो रही हो I वो 5 एम्पियर की हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा ये आप याद करेंगे। ओम के नियम को दोबारा से आप अपने मन में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये प्रश्न जरूर हल होगा। तो बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद।